सही है, चेक कर लेना फिर एक बार, साउंड सुन लिया नहीं है, खड़खड़ाहट तो नहीं, एक बार सुन लो। देखिए भैया, वेव एंड साउंड लेक्चर, क्यों इसमें नहीं, इसको तेज करके नहीं सुन पाओगे। वेव एंड साउंड लेक्चर 4 है बेटा, ये देखिए लेक्चर 4, और अपडेट भी होने लगा है, नई सीरीज बन गई है, उसमें सारे क्लासेस अपलोड हैं, ठीक है ना, सारे लेक्चर अब मोस्टली अपलोड हैं। लेक्चर 4 वेव एंड साउंड लेक्चर 4, ठीक है। तो आज जो है वो लेक्चर 4 है, ये एक बात ध्यान रखिएगा। स्टार्ट किया जाएगा आज, देखिए लेट है, आज क्लास 1 बजे स्टार्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि एक बार बताते देखो कुछ छुपाते नहीं, आज हम बैच ऑफलाइन चालू हो गए, सारे सुबह से सब बैच थे, पहले लोग आराम से तैयार होकर आते थे, सब सारे बैच पढ़ा, उसके बाद गए नहाया धोया, उसका पूजा वूजा करके फिर आए, तो लेट हो गए, इसलिए क्लास पढ़ाया। कल अगर कल पढ़ाया होता तो आज छुट्टी कर देते, आज थक गए, 3 बैच सुबह पढ़ा चुके, ऑफलाइन खूब बैच चल रहे हैं, सब बच्चे बहुत तेज़ी में आ रहे हैं। आप लोग घर ही पे बैठे हो, अगर किसी को ऑफलाइन पढ़ना हो, वेट कर रहा हो तो फिर वेट करता रहे, क्योंकि ऑफलाइन बैच प्लस ऑनलाइन मिला करके एयरफोर्स के पहले ख़त्म हो जाएगा। वेव साउंड इसमें चालू कर दिया है, और ऑफलाइन में हमने ऑप्टिक्स चालू कर दिया था, एक नया बैच और चालू कर दिया 8 से 9, कल से 8 से 9 नया बैच चालू है। आज डेमो हुआ था, 3 दिन डेमो है, और अभी ऑफलाइन जो भी अगर ऑफलाइन आना चाहता आ सकता, उसमें एक ऑफर चल रहा है, 2 मंथ में 2 मंथ फीस 2 मंथ की जमा करना है, कार्ड 3 मंथ का, बात समझ, 2 मंथ में 3 मंथ चल रहा है, ध्यान दीजिए, फीस जो है 2 मंथ ही जमा करें, 2 मंथ में 3 मंथ की पढ़ाई चल रही है, ठीक, 1 मंथ फ्री मिल रहा, 1 मंथ फ्री, 1 मंथ फ्री है इस समय ऑफलाइन में। जो जल्दी से आ जाइए, ऑफ़र वैलिड टिल 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक ये ऑफ़र वैलिड है, ये 10 अक्टूबर के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। डिस्काउंट जो चल रहा है वो 10 अक्टूबर तक है, 1 मंथ फ्री का डिस्काउंट जो है, अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना 1 मंथ फ्री, तो 1 मंथ फ्री वाले में आप आ जाइए जल्दी से जल्दी, ठीक। तो हमने ये डिस्काउंट दिया, क्लासें भरपूर इस्तेमाल हो गई, भरपूर चल रही है क्लासें, ये ध्यान दीजिए। तो वेव साउंड का लेक्चर 4 चल रहा है, लेक्चर 4 वेव एंड साउंड। आज हमने आपको पढ़ाना है, हमने आपको उस दिन बता दिया था कि कैसे वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो हमने आपको बताया था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में 3 घटनाएं हमने आपको बताई थी, उन 3 घटनाओं को हम अब अलग अलग समझाने जा रहे हैं। अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव क्या होती है, अप्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग। तो जो अप्रगामी तरंगें होती हैं बेटा, ध्यान दीजिए, अप्रगामी तरंगों में स्टेशनरी लिखा ही हुआ है, स्टेशनरी। तो अगर आप एक बार वर्ड समझ गए, स्टेशनरी माने रुका हुआ, ध्यान देना, स्टेशनरी माने होता है रुका हुआ, और जब ये रुका हुआ वर्ड आपको समझ में आएगा तो फिर आगे और भी चीज़ें समझ में आएंगी। और चीज़ क्या समझ में आएगी कि रुका हुआ के बाद में आपको ये बात ध्यान देना है कि जैसे कोई एक बराबर ताकत का इधर से जाए और बराबर ताकत का इधर से आके टकरा जाए विपरीत दिशा में, तो ये दोनों उसी जगह रुक जाएंगे। एक बाइक और ट्रक की टक्कर में तो भाई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2 बराबर ट्रक टकरा गए तो उसी माध्यम में रुक जाएंगे। तो अगर माध्यम में रुका हुआ प्रतीत हो तो समझो स्टेशनरी है। तो इसमें सेम तरंगें विपरीत दिशा में टकराती हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये पिछली बार बताया भी था, तो हम लिख भी दे रहे हैं, सर्वांगसम तरंगे विपरीत दिशा में टकराती हैं।
सर्वांगसम तरंगें विपरीत दिशा में टकराती हैं। कॉन्ग्रुएंट वेव्स सुपरपोज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। सर्वांगसम तरंगें विपरीत दिशा में टकराती हैं। टू congruent waves superpose each other in opposite direction. कुछ खराब ना हो जाए। देखिए बेटा, विपरीत दिशा में टकरा रही हैं। सर्वांगसम तरंगें विपरीत दिशा में टकराती हैं। सर्वांगसम तरंगें विपरीत दिशा में टकराती हैं जब टू कॉन्ग्रुएंट वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अप्रगामी तरंगें बनती हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा यही होता है कि इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे प्रगामी में और अप्रगामी में उल्टा है। माध्यम कैसा होना चाहिए? सब अप्रगामी तरंगें जब भी उत्पन्न होंगी तो उसके लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए निश्चित परिसीमा का। क्यों? क्योंकि लौट करके भी तो आना है, टकराना भी तो है। निश्चित परिसीमा, डेफिनाइट मीडियम होना चाहिए। अगर माध्यम डेफिनाइट है, डेफिनाइट लेंथ का मीडियम है, तो पूछा जाए कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, तो अप्रगामी होगी। डेफिनाइट लेंथ मीडियम होना चाहिए, ठीक, जिसको बद्ध माध्यम भी बोलते हैं। बद्ध माने बाउंडेड मीडियम होना चाहिए। तो याद है कि जिसकी जो उसको बस यही टारगेट है, बस इंटर पास हो जाए किसी तरीके, फिर परचून की दुकान खोलेंगे तो फिर ये समझो वो अप्रगामी है, वो रुक, उसका कोई प्रगति नहीं, वो रुक गया है, वो बस दुकान खोल के बैठ जाएगा। तो माध्यम अगर निश्चित है तो फिर आपकी हमेशा कौन सी स्टेशनरी वेव पड़ेंगी। और स्टेशनरी जो खुद रुका हुआ है वो कभी ऊर्जा संवेग का संचरण नहीं करेगा। आपको खुद ही लग रहा है ये खुद ही इंटर के बाद आगे ना बढ़ पाए, कोई सिलेक्शन ही नहीं दे पाया था, तो उनसे तुम कभी मिलोगे तो कुछ तुम्हें प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो एनर्जी मोमेंटम, ठीक है, यह ऊर्जा और संवेग का संचरण नहीं करती। ऊर्जा और संवेग का संचरण नहीं करती हैं, संचरण नहीं करती हैं। इट डज नॉट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, डज नॉट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इट डज नॉट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इट डज नॉट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ये ऊर्जा और संवेग का संचरण नहीं करती है। इट डज नॉट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके बाद अप्रगामी तरंगें दोनों तरंगों से उत्पन्न, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों से उत्पन्न होती हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों से उत्पन्न की जा सकती हैं, दोनों से होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ। हेलो, बताओ जल्दी बताओ बेटा, क्लास में खुश हो हैं? हाँ 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 हाँ। तो नहीं, अगर नए वाली लेंगे तो फिर नए वाले का पेमेंट देना। ये तो ऐप तुम्हारा खुल गया है, पेपर तक इसको रिवाइज करते रहना। तो सुनो तो मेरी बात, हम क्या करें, तो उस पर नहीं हो सकता मोबाइल
दोनों से उत्पन्न की जाती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, दोनों से उत्पन्न होती है। दोनों से उत्पन्न होती है तो फिर दोनों बनती हैं। देखिए तो इसलिए अनुप्रस्थ अप्रगामी भी बनती हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें भी बनती हैं जो अनुप्रस्थ से बनती हैं। अनुप्रस्थ ही जाकर टकरा के लौट आती है तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग भी बनती है। जो अनुदैर्घ्य से बनती है उसका पूरा नाम होता है अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग। अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ठीक, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग और अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग और अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे। ठीक, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग और अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग, ये दो तरंगे चलती हैं। अब अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे कहाँ बनती है? अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ होता है जिनमें भी तार होता है, तार वाले, और सितार का तार एक निश्चित परिसीमा का है। तो सितार, गिटार, वायलिन, ऐसे जितने वाद्य यंत्र हैं, सितार, गिटार, वायलिन, और जिनमें देखो, और अनुप्रस्थ माने होता है जो टाइट हो सके। तार बजाओगे, तार बजाओगे, खींचा जाता है, टाइट किया जाता है, बजाने के पहले टाइट करते हैं। अगर टाइट नहीं है तो बजाने में मज़ा नहीं आएगा, चाहे तार हो चाहे कुछ और हो। इसकी टाइट होती है, उसी की बजाने में मज़ा आता है, ये आपको पता है ना। तो सितार, गिटार, वायलिन, ये सब जो चीज़ें हैं, सितार, गिटार, वायलिन, ये सितार, गिटार और वायलिन, और तबला, ढोलक, ये सब, तबला, ढोलक, ये जितनी चीज़ें हैं ये अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग में आएगी। वायलिन, ये सब, ठीक, ये सब टाइट होती है, इनको बजाने के पहले टाइट किया जाता है। अनुदैर्घ्य जितने भी फूंक मारने वाले होते हैं, बांसुरी, बीन, शहनाई, बांसुरी, बीन, शहनाई, ये जितने हैं ये सब अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग है। फूंक मारने वाले बांसुरी, बीन, शहनाई, फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र जो होते हैं वो अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगों में आते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद बात कर रहे हैं, जरा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि अब हम आते हैं अप्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण। अप्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण। तो y बराबर होता है 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, देखो x के साथ k जरूर होता है, और साइन ओमेगा टी, तो 2 पाई टी वाई इंटू टी। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गई अप्रगामी तरंग का, जिसका कभी भी एम्पलीट्यूड आ जाए तो एम्पलीट्यूड इसका आयाम जो है वो a है। कभी भी आ जाए आयाम क्या है, तो आयाम इसका a होगा, ठीक है, ओके, एम्पलीट्यूड a है। लेकिन एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं अप्रगामी तरंग में, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको समझिए। अप्रगामी तरंग में 2 पॉइंट भी बनते हैं जिनको कहा जाता है नोड्स और एंटी नोड्स। अप्रगामी तरंग में कुछ बिंदु होते हैं जिनको नोड्स और एंटी नोड्स कहते हैं। एंटी नोड्स होता है प्रस्पंद,
जैसे कि प्रस्पंद और निस्पंद। जैसे कि जब आप किसी ऑर्गन पाइप में फूंक मारेंगे तो प्रस्पंद और निस्पंद बनेंगे। प्रस्पंद क्या होते हैं, निस्पंद क्या होते हैं? निस्पंद होते हैं जहाँ विस्थापन 0 हो जाए वहाँ निस्पंद बनता है, और जहाँ विस्थापन मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम का मतलब ±2a, क्योंकि ये पूरा पार्ट आपका विस्थापन के अकॉर्डिंग आएगा रिजल्टेंट डिस्प्ले का। अगर हम इसको एक माने y बराबर a sin ओमेगा t, तो एक्चुअल में जो a का मान है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, जब प्लस या -2a आ जाए, बात समझो, या मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। तो खुले सिरे पे कहीं पर खुला सिरा होगा तो प्रस्पंद बनेगा, ये भी नोट कर लेना, या विस्थापन अधिकतम हो। ओपन एंड में हमेशा प्रस्पंद बनते हैं और क्लोज एंड में निस्पंद बनते हैं। बंद सिरे पर, बंद सिरे पर हमेशा निस्पंद बनते हैं, वहाँ विस्थापन 0 हो जाता है। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ करना है कि कहाँ पर नोट्स होगा और कहाँ पर एंटी नोट्स होगा। तो इसके लिए हम एम्पलीट्यूड a बराबर इतना पूरा लेते हैं, 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा, ये पूरा एम्पलीट्यूड की बात होती है। इसको प्रूफ किया जाता है कि कहाँ एंटी नोट्स कहाँ नोट्स बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रूफ करें बेटा, इसके अकॉर्डिंग जब अगर हम प्रूफ करते हैं तो a बराबर आता है 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा। इसके अकॉर्डिंग मेन बस कॉस बच रहा है, कॉस को ही देखना होता है। इसकी हेल्प से हम कलांतर और पथांतर का रिलेशन भी यूज करते हैं यहाँ पर, इससे हमको डेल्टा एक्स और फाई दोनों आता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम नोट्स और एंटी नोट्स बना रहे हैं तो देखिएगा कैसे बनाएंगे कि अगर हम नोट्स का पुटअप कर रहे हैं, नोट्स कि नोट्स कब बनेगा, निस्पंद कब बनेंगे, तो निस्पंद तो तब बनेंगे जब y 0 होगा। y 0 कब होगा, जब हम फाई का मान cos 90 का मान 0 होता है, तो डेल्टा फाई हम π/2 ले लें, आई बात समझ में, या डेल्टा फाई हम π/2 ले लें और π/2 90 π/2 ले लें, 3 π/2 ले लें, 5 π/2 ले लें, बात समझ लो, ये ले लें, डैश 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 डैश। अगर हम डेल्टा फाई या वैल्यूज़ लेंगे तो वो नोट्स बना देगा, आई बात समझ में, तो वो क्या बना देगा, नोट्स, क्योंकि इन सब के लिए y 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0, cos 3 π/2 में भी 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग विस्थापन देखा जाए तो अगर आप एक बार π/2 रख के चेक कर लो, इसमें π/2 रखो, π/2, पाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, λ/4, तो डेल्टा एक्स λ/4, π/2 को λ/4 इंटू 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 λ/4, 5 λ/4 डैश डैश। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये नोट्स के पॉइंट हैं। अगर पूछा गया कितने कलांतर पर और कितने पथांतर पर, तो λ/4 पे नोट्स बनाए तो 3 λ/4 पे बनेगा। और आपको यहाँ से एक बात ये बता दें, नोट्स और नोट्स के बीच की दूरी, दो क्रमागत नोट्स के बीच की दूरी यहाँ से देखो, λ/4 का 3 λ/4 घटा दो 2 λ/4, λ/2 बचेगा। नोट्स और नोट्स के बीच की दूरी λ/2 होती है, दो क्रमागत नोट्स के बीच की दूरी λ/2 होती है। आपका तो λ/2 के हिसाब से देखते चले तो λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। इसी तरह आपको एंटी नोट्स की बात आते हैं। एंटी नोट्स, अगर एंटी नोट्स है, ज़्यादा ध्यान दो, एंटी नोट्स प्रस्पंद, अगर वो प्रस्पंद बना रहा है, बात समझो, अगर वो प्रस्पंद बना रहा है, अगर वो प्रस्पंद बना रहा है तो उसके लिए आपको y को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, जिससे उसकी वैल्यू या तो +-2a कुछ भी आ जाए, +2a आ जाए या -2a आ जाए। +2a के लिए 0 भी आ सकता है, cos 0 का मान 1, तो +2a और 180 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे पाई का मान 0 तो पाई भी हो सकता है, फिर 2 पाई भी हो सकता है, फिर 3 पाई भी हो सकता है, फिर 4 पाई भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे केवल पाई चल रहा है, आई बात समझ नहीं। तो पाई वाली वैल्यूज़, या इसको अगर आप इसका अल्टरनेटिव देखो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर ये 0 था, 0 के बाद π/2 वहाँ आया, 1 π/2 वहाँ आया, 2 π/2 मिस है तो हमने यहाँ 2 π/2 लिख दिया, फिर 3 π/2 यहाँ आया, 4 π/2 मिस है, 4 π/2 यहाँ लिख लिया, 5 π/2 वहाँ आया था, 6 π/2 यहाँ लिख लिया। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2 से 2 कट जाएगा पाई, 2 से काटोगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो ये पॉइंट तुम्हारे एंटी नोट्स होते हैं, इन पॉइंटों को एंटी नोट्स कहा जाता है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोट्स, ये नोट्स और वो एंटी नोट्स। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी बात करें, हम लैम्डा पहचाने, लैम्डा, तो लैम्डा भी बहुत इजी वे में पहचाना जा सकता है। इसका डेल्टा एक्स बिल्कुल क्लियर है, ये λ/4 तो 0 तो 0, 1 λ/4 यहाँ आया तो 2 λ/4, 3 λ/4 यहाँ आया तो 4 λ/4, 5 λ/4, 5 λ/4 वहाँ तो यहाँ 6 λ/4, काट के रखोगे तो ये 0 λ/2, 2 λ/2, सॉरी हाँ 2 कट गया, 3/2, 4 λ/2, ये भी हो सकता है। तो अब हम कुछ आंसर्स बताने जा रहे हैं। इनके लिए हमने आपसे कहा कि कब नोट्स बनता है, कब एंटी नोट्स बनता है।
तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए अब हम आपको अगर पॉइंट देखिए, अगर हम आपसे कहें नोट्स कब बनता है, तो नोट्स के कुछ पॉइंट लिखेंगे ऐसे। नोट्स बनता है जब y 0 हो, जब बंद सिरा हो, और या तो डेल्टा फाई जो हो वो π/2 का विषम गुणा जो, ये याद कर लो बस, π/2, फिर वैल्यू अपने आप रख सकते हो, π/2 का विषम गुणा जो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये अगर तुम्हें याद है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और देखो बेटा π/2 का विषम गुणज तो था π/2, 1 π/2, 3 π/2, 5/2, π/2 का विषम गुणज। तो ऐसे नोट कर सकते हो, अगर वैसे नहीं तो ऐसे भी नोट कर सकते हो 3 पॉइंट कि नोट जो बनता है वो क्लोज, एक पॉइंट और आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4, भैया कुछ खाया नहीं सुबह से, आज ये समझ लो व्रत हो गया, भूख हो गई, ठीक है ना, कुछ खाने को मनाएंगे तो 2 मिनट ब्रेक कर देंगे, हम बता देंगे हम खा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपना ऐप लाइव देख रहे हो तो स्टॉप कर देना, फिर देखने लगना, ये ना सुना कहाँ चलेगा, हम थोड़ा देर रोक करके आगे बढ़ेंगे, बीच में गैप रहेगा। स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि तो फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इसलिए स्ट्रीमिंग ब्रेक नहीं करेंगे। तो अपने लिए बोल ला, तो तुम कुछ और ले आते, समोसे वमोसे, अरे यार तो समोसे ले आते यार। इसी तरीके अब आपको याद हो जाए तो आप एंटी नोट्स के लिए बना सकते हो, ठीक है, सब लोग एंटी नोट्स के लिए बनाइए जरा कॉपी में खुद, फिर हम बताएंगे आपको कि एंटी नोट्स के लिए हम आपको, देखिए समय दे रहे हैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ध्यान दो। एंटी नोट्स प्रस्पंद के लिए सारे पॉइंट बनाइए, जैसे खुले सिरे पे बनता है ऐसे याद करके बनाओ, ओपन एंड पे बनेगा, ये ओपन एंड पे होगा, खुले सिरे पर होगा, और इसका y मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम लिया था, अधिकतम लिखो, कितनी वैल्यू से मतलब बाद में है, अधिकतम होगा। डेल्टा फाई क्या होगा, तो लिखोगे या तो पाई का पूर्ण गुणज बोल दो, या तो इसको कह दो पाई का पूर्ण गुणज, होल मल्टीपल ऑफ पाई, इसके 2 आंसर होते हैं, होल मल्टीपल ऑफ पाई, तो सीधे 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे चलने लगेगा। और या फिर इसी को डेल्टा फाई को एक और लिखो, या फिर ये लिखोगे π/2 का सम गुणज, वो विषम गुणज था, ये सम गुणज हो जाएगा बस। π/2 का सम गुणज कह दो, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, ये कह सकते हो। इसी तरीके डेल्टा एक्स इसका आएगा, या तो हम कहते हैं λ/4 का विषम गुणज, एंटी नोट्स के लिए λ/4 का विषम गुणज, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4, या फिर हम कहते हैं λ/2 का सम गुणज, सॉरी λ/2 का सम नहीं, λ/4 का सम गुणज है, ये सम है ना, λ/4 का सम गुणज यहाँ होगा, ये वैल्यू जो है सम गुणज में आ जाएगी। सम गुणज, और सम गुणज में फिर आएगा λ/2 का पूर्ण गुणज, λ/2 का पूर्ण गुणज, ये हो जाएगा λ/2 का पूर्ण गुणज, ऊपर लिखा हुआ है होल मल्टीपल ऑफ λ/2, ऊपर हमने आपको पढ़ाया है होल मल्टीपल ऑफ λ/2, ना विश्वास हो तो यहाँ से देख लो, सब है, ये देखो होल मल्टीपल ऑफ λ/2, 1 2 3 4, और λ/4 का 2 4 6 चल रहा है, ठीक।
समझना हो तो ये लिख भी सकते हो यहाँ पे 0 λ/2 2 λ/2 3 λ/2 ये चल रहा है, और समगुणज में आप सीधे लिखोगे λ0 2 λ/4 4 λ/4 6 λ/4 ऐसे। ठीक, चलो बेटा नोट करो जरा। जल्दी जल्दी नोट करिए, तो हम 5 मिनट कुछ खा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये ना सोचो क्या खा रहे हैं, तो ध्यान लो, थोड़ा पढ़ लो, इसका रिवाइज कर लो। सफाई सिखाया लेट लेट कुछ नहीं। मेरी रुमाली सब पड़ी रही थी, है ना, मेरी रुमाली पड़ी रही, काम आ गई, इसको घर में मिलवाया जाएगा। चालू है वहाँ से, चालू है ना। देखिए बेटा नोट कर लिया होगा आपने, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको एक बात समझनी है
कि आपने नोड्स और एंटी नोड्स समझ लिए, अपरिगामी तरंग का पॉइंट समझ लिए कि कहाँ अपरिगामी तरंगे बनती कहाँ। अब आपको समझना है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। अब आपको इंटरफेरेंस व्यतिकरण समझना है केवल। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ठीक। तो वो जो इंटरफेरेंस व्यतिकरण होगा वो देखिए क्या होगा। इंटरफेरेंस व्यतिकरण, तो व्यतिकरण इंटरफेरेंस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने आपको बताया था, पहला पॉइंट तो आप जान ही रहे थे, सर्वांगसम तरंगे यहाँ भी हैं, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है समान आवृत्ति समान आयाम, कॉन्ग्रुएंट वेव्स तो ये भी हैं, और इनका जो अध्यारोपण है वो समान दिशा में है, समान दिशा में है लेकिन कुछ कालांतर पर है, समान दिशा में कुछ कालांतर पर, कुछ कालांतर पर, सेम डायरेक्शन, एट सेम डायरेक्शन पे है और एट सम फेज डिफरेंस है। एट सम फेज डिफरेंस है। सर्वांगसम तरंगें कुछ कालांतर पर अध्यारोपण करती हैं। कालांतर क्या होगा? डेल्टा फाई। कालांतर जो होगा, डेल्टा जो फाई होगा, कालांतर, कालांतर इज द मेन कॉज ऑफ इंटरफेरेंस। अगर कभी आ जाए कि कारण क्या है तो मेन रीजन ऑफ इंटरफेरेंस है। मेन रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, कालांतर का मुख्य कारण, मेन रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक। व्यतिकरण का मुख्य कारण जो है, व्यतिकरण का जो मुख्य कारण है वो कालांतर है। कभी भी आ जाए कालांतर, कालांतर इज द मेन रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये किस पे आधारित है? व्यतिकरण जो है, व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, क्योंकि इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये सब क्वेश्चन बेटा आते हैं व्यतिकरण के। आप कहते हो सर जी क्वेश्चन नहीं कराते, ये हम क्वेश्चन ही लिखा देते हैं डायरेक्ट, तभी हमारी थ्योरी तो फंसता है। लोग कहते हैं थ्योरी नहीं लिखा रहे हम हेडिंग डाल के नहीं लिखा रहे, हम लिखा रहे कि व्यतिकरण के क्वेश्चन कैसे आए, कि व्यतिकरण में तरंगे कौन सी यूज होती हैं, सर्वांगसम। व्यतिकरण में जो तरंगे किस दिशा में अध्यारोपित करती हैं, समान दिशा में, कुछ कालांतर पर। व्यतिकरण का मुख्य कारण क्या है? कालांतर। ऊर्जा व्यतिकरण किसको फॉलो करता है? ऊर्जा संरक्षण को करता है। ऊर्जा संरक्षण को फॉलो करता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण भी होता है। अगर पूछा जाए ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है किसमें? पुनर्वितरण होता है किसमें? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी किसमें होती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कब होती है, किसमें होती है? तो व्यतिकरण में होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, और ऊर्जा संरक्षित भी रहे और पुनर्वितरित। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सबसे आप 5-5 रुपये ले लो, सबसे 5-5 रुपये लिए तो 500 का कलेक्शन आया। फिर तुमने सबको वो 500 लेकर के फिर से 500 क्लास में बांट दो, ना अपने पास से जोड़ो ना अपने पास से घटाओ। तो 500 रुपये लिए और 500 ही बांट दिए, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण है। कंजर्वेशन भी हो, ले करके फिर से बांटना, और बांटने में थोड़ी गलती भी हो सकती है, लेकिन संरक्षित है। अगर हम एक लड़के को 5 की जगह 10 देते हैं गलती से, तो लास्ट तक जाते जाते ऐसा होगा कि एक लड़के का 5 रुपये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 500 ही बांट रहे हैं। तो अगर एक को 5 का 10 हो गया तो एक का 5 खत्म। तो जिसके पास ज़्यादा हो गया बांटने में, वहाँ संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ कम हो गया वहाँ विनाशी व्यतिकरण। और संरक्षित है क्योंकि 500 रुपये लिए हैं, लेकिन 500 ही बांटे भी हैं। लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता, ऊर्जा के पुनर्वितरण में कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ऊर्जा के पुनर्वितरण के फलस्वरूप संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, ये दो चीज़ें डेवलप होती हैं। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का कॉन्सेप्ट है भैया कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव माने उसका घर बन रहा है और वो बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव माने और चीज़ें बढ़ रही, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जिसका 5 का 10 हो गया वो तो कंस्ट्रक्ट कर गया भैया और बढ़ गया, 5 का 10 हो गया। लेकिन जिसका
5 ऊपर भी चला गया, उसका डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रक्टिव माने होता विनाश, उसका तो विनाश हो गया भैया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, जिसका विनाश हो गया क्योंकि उसके 5 के रुपए बिल्कुल चले गए, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहां पर संपोषी माने हुआ कि जहां पर ऊर्जा या तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम अधिकतम, वहाँ संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ ऊर्जा या तीव्रता जो कहीं पर जो आने वाली तरंगें उनकी तीव्रता एनर्जी और इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम हो गई, मिनिमम न्यूनतम, वहाँ विनाशी होगा, मिनिमम में विनाश होगा, मैक्सिमम में क्या होगा, संपोषी। तो ये चीज होती है। अब देखो कुछ फॉर्मूले, न्यूमेरिकल फॉर्मूले, तो व्यतिकरण का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जरा ध्यान दो। व्यतिकरण इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा तरंगे हैं तो परिणामी तीव्रता जो होती है वो होती है I1 जो तरंगे आ रही प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 बाहर हो गया cos फाई। ये ध्यान देना, ये तीव्रता का फॉर्मूला है, ठीक है। I रिजल्टेंट जो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई, ये इसलिए होता है क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, याद रखना। तो I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, तो I रिजल्टेंट जो A आता है, ये वाला हमने फॉर्मूला आपको उसमें पढ़ाया था प्रोग्रामिंग में, वहीं से ये रिप्लेस करके बनना है। cos फाई बाहर है, रूट के अंदर केवल I1 I2 है, फाई होता है कलांतर। तो जब I1 I2 की दो तरंगें, बात समझ, I1 I2 वाली दो तरंगें पाई कलांतर पर टकरा रही हैं, पाई कलांतर पर टकराती, तो ये फॉर्मूले सॉल्व होता है। अब इस फॉर्मूले को दो तरीके से प्रयोग किया गया, संपोषी और विनाशी में। तो संपोषी व्यतिकरण देखिए, संपोषी कंस्ट्रक्टिव पार्ट जो होगा, तो संपोषी व्यतिकरण यही चीज मैक्सिमम लेनी है। मैक्सिमम के लिए फाई को 0 लेना पड़ेगा, cos 0 का मान 1, तो आपका I रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। 0 लो या 2 पाई लो या 4 पाई लो, ये सब लेना पड़ेगा, तभी तो आपका मैक्सिमम आएगा, ध्यान देना। तो I रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, उसका मैक्सिमम फार्मूला देखो क्या है, I मैक्स का फार्मूला, मैक्स I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, ये संपोषी व्यतिकरण के फॉर्मूले हो गए। ओके, ये संपोषी व्यतिकरण के क्या हो गए फॉर्मूले। मैक्सिमम मतलब इसमें अगर हमें कलांतर चाहिए तो हमें संपोषी माने समगुणज, संपोषी माने समगुणज चाहिए, तो 0 पाई का समगुणज 4 पाई डैश डैश, यहाँ लिखोगे पाई का समगुणज संपोषी, इसको रट लो, पाई का समगुणज, सम माने सम, संपोषी माने सम, पाई का इवन मल्टीपल लेते हैं। जब पाई का इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का समगुणज तो संपोषी होता है। अब कलांतर का पथांतर अपने आप निकाला जा सकता है क्योंकि आप वैल्यू जानते हो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो जब तुमने 0 रखा तो 0 आएगा, 2 पाई रख दोगे कट जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा आ जाएगा, 4 पाई रखोगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। तो ये लैम्डा का समगुणज हो गया, मतलब पाई का समगुणज संपोषी और लैम्डा का समगुणज, मतलब समगुणज लेने हैं आपको, लैम्डा का समगुणज, तो समगुणज संपोषी। विनाशी में हो, विनाशी में देखना क्या है, विनाशी में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो विनाशी वाले में कॉन्सेप्ट समझोगे। तो विनाशी वाले का कॉन्सेप्ट देखिए, विनाशी व्यतिकरण, जब विनाशी व्यतिकरण की बात आती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब बात आती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, उसी के बाद आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि cos फाई का मान -1 आना चाहिए मिनिमम के लिए, और मिनिमम के लिए फिर आपको फाई का मान पाई वगैरह में लेना पड़ेगा, पाई में लेना पड़ेगा, बात समझ लो। फाई का मान तुम्हें लेना पड़ेगा पाई, पाई के बाद फिर 3 पाई, 3 पाई के बाद 5 पाई डैश डैश डैश, मतलब कि हमको फिर डेल्टा फाई जो होगा वो हमें लेना पड़ेगा पाई का विषम गुणज, विषम विनाशी, वी से, यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है, वी माने वी, विषम विनाशी, संपोषी सम, सम संपोषी, विषम विनाशी, तो विषम गुणज हो जाएगा ये, विषम गुणज, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई।
ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसी तरीके अगर आप डेल्टा एक्स निकालोगे तो जब पाई रखोगे तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, डेल्टा अगर 2 पाई बाई लैम्डा होता, पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा बाई 2 फिर 3 लैम्डा बाई 2, ये चीज हो जाएगा। पाई से लैम्डा बाई 2 आ जाएगा और 3 पाई से 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे इवन ना लेना, यहाँ लैम्डा 2 लैम्डा, अगर यहाँ पे हम 6 पाई करेंगे तो 3 लैम्डा आएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो लैम्डा का तो पूर्ण गुणज होगा ये, इसको ये बात ध्यान देना, ये लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा। ये तुम्हारा इरेज नहीं होता, वो इरेज नहीं होता। खराब हो है, खराब तो होगा, ये पूर्ण गुणज में जाएगा, लैम्डा के पूर्ण गुणज में जाएगा। हाँ, इसको अगर लैम्डा बाई 2 में ब्रेक कर लो, जैसे उसका G3 ये लैम्डा बाई 2 का विषम है, तो इसको आप लैम्डा बाई 2 का सम कर सकते हो, इसका तो पूर्ण गुणज हो गया। तो इसको तो तुम लिखोगे लैम्डा बाई 2 का सम गुणज, समपूर्सी में लैम्डा बाई 2 का सम गुणज, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज आ रहा है, तो इसको लिखोगे लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये होगा लैम्डा बाई 2 का सम गुणज, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। आंखों में लगा लिया। तो ये नोट कर लिया बेटा, अभी हमने जैसे आपको याद कराया था वैसे नोट कर लेना, इसका फॉर्मूला भी नोट कर लो। जब विषम गुणज करोगे, जब विषम गुणज जहाँ पे भी करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मिनिमम कभी भी निकालना है, मिनिमम तो I1 प्लस I2 माइनस का 2 अंडर रूट I1 I2, ये फॉर्मूला लगाओगे मिनिमम निकालने के लिए। जैसे हम आपसे ये क्वेश्चन कह दें, क्वेश्चन समझिएगा कि I तथा 2I तीव्रता वाली दो तरंगें I तथा 2I तीव्रता वाली दो तरंगें 30 डिग्री पाई बाई 6 कालांतर पर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी। I तथा 2I तीव्रता वाली दो तरंगें पाई बाई 6 कालांतर पर अध्यारोपित होती हैं। 2 waves of I and 2I, 2 waves of I and 2I
सुपरपोज्ड each other at 30 degree, find the resultant intensity. I रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, I1 प्लस I2 माइनस अंडर रूट I1 I2, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। I1 प्लस I2, तो I और 2I तीव्रता की थी ना, सॉरी ये प्लस 2 अंडर रूट I1 कॉस I लगाओ। क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन है I और 2I तीव्रता वाली दो तरंगे 30 डिग्री कलांतर पर आधारोपित होते, I और 2I वाली। तो यहाँ कलांतर दे रहा है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम नहीं पूछा गया, यहाँ आपको कलांतर दे रहा है तो कॉस फाई लगाना पड़ेगा। तो सॉल्व क्या है, I प्लस 2I प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 है, तो I गुणे 2I, बाहर हो गया कॉस 30। ठीक, अब वैल्यू कितनी हो गई 4I प्लस 2I स्क्वायर, I स्क्वायर में I बाहर आ जाएगा। ठीक, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 2 कट गया, I √2 इंटू √3, मतलब ये हो गया 4I प्लस I 3√2, मतलब 4I प्लस 3√2I। सॉल्व कर लिया जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 4 प्लस 3√2 ब्रैकेट में I। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व। ठीक, और अगर कलांतर न देकर मैक्सिमम मिनिमम कह देता कि I और 2I तीव्रता की दो तरंगियां आधारोपित होती, मैक्सिमम तीव्रता क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, तो मैक्सिमम मिनिमम भी बता सकते हैं। जैसे कलांतर दे तो कलांतर का मान रखना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट दे दे। अगर हम आपसे ये कहें I तथा 2I तीव्रता की दो तरंगियां आधारोपित होती हैं, दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो I तथा 2I तीव्रता की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो I तथा 2I तीव्रता की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो अधिकतम तीव्रता कितनी होगी, अधिकतम वर्ड आ गया, बस अधिकतम तीव्रता बताओ, अधिकतम तीव्रता। तो बस अगर हमें अधिकतम लिख गया तो हमें कलांतर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम केवल इतना ही लगाएंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अगर हमें मैक्सिमम लिख के आ गया कि मैक्सिमम फाइंड द रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम चाहिए I मैक्स, तो मैक्सिमम अगर चाहिए, मैक्सिमम वर्ड अगर आ गया और I एंड 2I की है तो वैल्यू में रख लो, क्योंकि उसमें हम कलांतर रखने नहीं, I की जगह I, इसकी जगह 2I प्लस 2 अंडर रूट I गुणे 2I। तो ये कितना होगा, I गुणे I, ये हो गया 4I 3I सॉरी, प्लस I बाहर हो गया I, और ये हो गया 2√2। तो बस आंसर इसी 2√2I, I ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2। ठीक, तो 4I, ये अगर यही हम 4I कर दें I तथा 4I की, अगर हम ये कह दें I तथा 4I की तीव्रता की दो तरंग की न्यूनतम तीव्रता बताइए, न्यूनतम बताइए,
अध्यारोपित होती है तो न्यूनतम तीव्रता। तो अगर आई और 4i कह दे, बात समझिए, आई कह दे और 4i कह दे और कहते कि इनकी मिनिमम बताइए, मिनिमम का फॉर्मूला क्या आएगा, i1 प्लस i2 माइनस का 2 अंडर रूट i1 i2। अब मिनिमम निकाल दो, i प्लस 4i माइनस 2 अंडर रूट i गुणे 4i। तो 4i का आई स्क्वायर मतलब 4 का 2 बार, आई स्क्वायर आए तो माइनस का 4i प्लस का 4i प्लस का i हट गया, आंसर आया i, ये आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कलांतर दिया और कलांतर रख देना, मैक्सिमम मिनिमम कहे तो प्लस और माइनस सा करके आ जाएगा, तब कलांतर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। इसका देख, इसका व्यतिकरण का एक थ्योरेटिकल आता है, इसको प्रकाश नहीं पड़ता कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है। तो अगर पूछे किसके कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है या तेल की फिल्म रंगीन दिखती है, कि फिल्म रंगीन दिखती है, तो किसके कारण, तो आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण। कभी कभी केवल व्यतिकरण दिया होता, कभी कभी पूरा, तो प्रकाश का व्यतिकरण मेन है, यहाँ पे व्यतिकरण हो रहा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस कर दिए, अपरिगामी तरंग और इंटरफेरेंस। कि सो बबल अपीयर्स कलरफुल, सो बबल अपीयर्स कलरफुल ड्यू टू, रंगीन दिखता है किसके कारण, साबुन का बुलबुला जो रंगीन होता है वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। तो अब बचा है बीट्स। बीट्स कल पढ़ाया जाएगा, और हो सकेगा तो कल हम आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास देंगे, तो ज़्यादा क्लास देंगे, जो आपका लॉस हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वैसे कि हम ये प्रयास करेंगे इसी वीक में ख़त्म हो जाए। कल बीट्स ख़त्म हो जाएगा, उसके अगले दिन साउंड ख़त्म हो जाएगा, साउंड, उसके अगले दिन डॉपलर इफेक्ट, बस मतलब ये आप समझ लीजिए मैक्सिमम इस वीक में हम ख़त्म कर देंगे। 10 के पहले 10 तक मान लो, या 10 मतलब इस वीक में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 100% 15 के पहले ख़त्म ही होना हो, 15 के बाद फिर नया स्टार्ट, ठीक है। ऐसे हम 15 अक्टूबर तक ऑप्टिक्स वहाँ ख़त्म कर देंगे ऑफलाइन में। तो जो लोग ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हैं आ जाइए, और नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो हीट यहाँ पढ़ाएंगे, थर्मोडायनामिक्स वहाँ पढ़ा देंगे, या मैग्नेट यहाँ मैग्नेट चालू करेंगे, इसके बाद वेव साउंड के बाद तो वहाँ पर हम हीट चालू कर देंगे सेकंड में, ठीक है ना, ऑफलाइन वाले बैच में 9 से 10 में। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ना और ऑफलाइन आना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन भी आना चाहते हैं और अपने पेपर के पहले कोर्स खत्म करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन 9 से 10 का बैच ज्वाइन कर लें, कर रही में 9 से 10 कर रही में ज्वाइन कर लें। और काकादेव वाले अगर स्टूडेंट है और इसी के आगे पढ़ना चाहते हैं कि हम दोनों को लेकर के अपना ख़त्म कर लें, तो वो लोग 6:30 बजे आ जाए, 6:30 बजे काकादेव में 6:30 बजे आ जाए। तो 6:30 बजे वहाँ ऑप्टिक्स स्टार्ट किए हैं कल से, आज ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। काकादेव वाले बच्चे ध्यान दिया, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हैं और आगे से पढ़ना चाहते हैं कि हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो वो हमारा 6:30 वाला बैच ज्वाइन कर लें आके काकादेव में, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।